आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फिज़िक्स टीचर आरिफ अख्तर आज़म। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम बेटा चैप्टर 16 वाइंड अप कर चुके थे और इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं MCQs तमाम क्लियर करना चाह रहा हूँ चैप्टर नंबर 16 के। और उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप ज़रा गौर से सुनेंगे, इसलिए कि इस चैप्टर से रैंडमली डिफरेंट ईयर्स में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कभी एक और कभी दो MCQs आ जाते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कई दफ़ा जो है इस चैप्टर से कोई MCQs नहीं आया। बट वो कब नहीं आया, वो प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया, लेकिन जो रीसेंट ईयर है उसमें तकरीबन अगर लास्ट 4 या 5 साल देखें या 6 साल देखें तो इसमें कंटिन्यूस MCQs आए हैं। ठीक है। और डिफरेंट लेट सपोज इंटीरियर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए दो भी MCQs एक साथ आए हैं, और कराची की अगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए देखें तो एक या दो MCQs भी देखा गया। अब टेस्ट एक हो गया है। बहरहाल मिनिमम एक और मैक्सिमम दो MCQs की प्रोबेबिलिटी है बेटा इस चैप्टर से, और इंशाल्लाह वो तमाम MCQs आपको मेरी इस प्रैक्टिस शीट में मिलेंगे जो आपके पास एग्ज़ाम में पॉसिबली आ रहे होंगे या आ चुके होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के MCQs के साथ। तो बेटा पहला MCQs है हमारे पास कि a class of wave which require no medium for transmission and which propagate through vacuum is called। ठीक है बेटा, तो ये कहना चाह रहा है कि उन वेव के बारे में जिन्हें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता और वो जनाब प्रोपगेट करती हैं वैक्यूम में भी, यानी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाती हैं, मींस कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, तो वेव क्या कहलाती है। अगर आपको याद हो तो मैं बात करूं अगर साउंड वेव की, तो साउंड वेव को बेटा मीडियम रिक्वायर होता है क्या करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। ठीक है। वाटर वेव की बात करूं तो वाटर वेव को भी मीडियम रिक्वायर होता है क्या करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। अच्छा, साउंड वेव जैसा कि मैकेनिकल वेव है, ठीक है, और मैकेनिकल वेव के लिए लाजमी मीडियम रिक्वायर है। ठीक, तो वाटर वेव को भी मीडियम रिक्वायर है। वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग होगा तो वेव ट्रैवल करेंगी, दैट्स वाई इन्हें भी मीडियम रिक्वायर है। तो मेरे पास एक फाइनल आंसर बचा क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसका आंसर है पहले MCQs का। दूसरे MCQs को देखते हैं बेटा कि ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस तरह होती है, किस कंपोज्ड होती है, तो बहरहाल देख लेते हैं। आपके पास ये एक मैं चैप्टर 16 के स्टार्ट में मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ इस फिनोमेनन के बारे में। अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पार्ट है और ये आपके पास मैग्नेटिक पार्ट है, तो वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही होगी। ठीक है, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही होगी। अगर आपको याद हो डायग्राम, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया और ये इसका मैग्नेटिक पार्ट हो गया। ठीक है, बी, और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पार्ट होते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट की जगह लेता है और मैग्नेट इलेक्ट्रिक की जगह लेता है, तो ये रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, और अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। जब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, जहाँ पर ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, एंड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों जो है क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के। ठीक है बेटा, तो बहरहाल हम देखते हैं आगे कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग लाजमी ये
बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाइब्रेटिंग होती है। बट इधर जो मिस्टेक है वो क्या है बेटा, वो पैरेलल टू ईच अदर, तो वो पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर, तो इलेक्ट्रिक भी सही है, मैग्नेटिक भी सही है, वाइब्रेटिंग भी सही है और परपेंडिकुलर भी सही है टू ईच अदर। इसका मतलब कि ये हमें करेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है, लेकिन कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं छोड़ते, बाकी भी तमाम ऑप्शंस को पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ये नेसेसरी है बेटा, ये अपनी आदत बना लें। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा स्टेशनरी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कभी भी आपके पास वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे देखते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग हार्मोनिकली। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हार्मोनिकली वो वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, यानी पीरियडिकली मूव कर रही होती है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वेरिंग कॉन्सेप्ट हमारे पास है, वेरिंग इलेक्ट्रिक कैन जनरेट द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिहाजा आंसर हमारे पास क्या हो गया बेटा, बी हो गया। यहाँ कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या है, बी है। आइए ऑप्शन 3 पर जाते हैं। ऑप्शन 3 क्या कहता है बेटा कि इफ़ ई नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस for the charges and mu naught is the permeability for the free space for the magnet। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट चार्जेस के लिए मीडियम को जाहिर करता है और म्यू नॉट जो है वो मैग्नेट के लिए मीडियम को जाहिर करता है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज़ गिवन बाय, दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट भी और म्यू नॉट भी। ठीक है, दोनों कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वजह से कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होगी। कई दफ़ा ये एग्ज़ाम में आपके पास MCQs भी रिफ्लेक्ट हो चुका है। तो बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो c इज़ इक्वल टू 1/ε0 म्यू नॉट है। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें, इस इक्वेशन में पुट करें और इस इक्वेशन में पुट करें, तो इस इक्वेशन में पुट करने पर तकरीबन हमें जो वैल्यू मिलेगी 2.99 एक्सपोनेंट 8। ठीक है, विच इज़ 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसका आंसर होगा बेटा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास, सॉरी ये मैंने कहा है आपको, दिस इज डी, तो ये आपके पास लिखा हुआ भी है, c इज़ इक्वल टू 1/√ε0 म्यू नॉट। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके पास MCQ नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डू नॉट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती हैं किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, EM इज़ इक्वल टू C, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ बताया मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती हैं किससे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से। तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नहीं जी, ये EM वेव नहीं है। रेडियो वेव TV वेव होती है, यस है। हीट वेव ये भी है, एक्स रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये तमाम जो हैं आपके पास क्या हैं, EM वेव है। क्या है, EM वेव। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपने ज़रा गौर से सुनना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। वो कह रहे हैं डू नॉट, ट्रैवल नहीं करती, तो जो बची है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करती। ये हमारे पास 332 या 334 मीटर पर सेकंड इस साउंड की स्पीड होती है बेटा। ठीक है, तो साउंड जो है वो लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट जो है ट्रैवल करती है, तो लिहाजा हमें रोशनी पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देती है। ठीक है बेटा, चलें आगे चलते हैं MCQ नंबर 5 पर। MCQ नंबर 5 जो है वो क्या कहता है बेटा, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट इज। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है बेटा, डेफिनेशन यहाँ पर याद रखनी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम।
n जो है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन होता है, t जो है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। अगर एक वाइब्रेशन हो तो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाता है 1/t। क्या बन जाता है, 1/t। तो बेटा ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास हो गया सी। क्या हो गया बेटा, सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर एनर्जी। ठीक है, तो हम देखते हैं एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रिक्वेंसी के। फ्रिक्वेंसी का सिंबल स्मॉल f या न्यू होता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो EM स्पेक्ट्रम बेटा हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, EM स्पेक्ट्रम में हम जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे थे, ठीक है, यहाँ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी और यहाँ वेवलेंथ ज़्यादा थी। ठीक है, अब जो है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपको एक्स रेज नज़र आएंगी, आपको गैमा रेज नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे जैसे आप आगे जा रहे होंगे तो एक्स रेज और गैमा रेज की क्या बढ़ रही होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ रही होगी। इसका मतलब कि क्या बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी। तो हाईएस्ट एनर्जी जो है हमें किसकी मिल रही होती है बेटा, गैमा रेज की। उससे कम किसकी होती है, एक्स रेज की। उससे कम किसकी होती है, अगर आपको याद हो, यूवी की। उससे कम जो है फिर क्या आ जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाता है, जिसमें आप विवगोर को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो तो यहाँ वायलेट आ जाता है और फिर रेड आ जाता है। ठीक है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसलिए दूर से नज़र आता है, वायलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए दूर से, ये करीब से नज़र आता है, दूर से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास IR रीजन मिलता है, अगर आपको याद हो सारा। IR रीजन में भी 3 टाइप हमने पढ़ी थी। आपके पास IR पढ़ा था, MIR और FIR पढ़ा था हमने। ठीक है, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड और इंफ्रारेड रेस। बहरहाल पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की एनर्जी हमारे पास नहीं, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये भी गलत हुआ। अल्ट्रावायलेट की एनर्जी इंफ्रारेड से ज़्यादा होती है, लेकिन चूँकि हमने आगे भी पढ़ना है इसलिए हम जो है इसको होल्ड पे लगा रहे हैं। तो यहाँ गैमा रेज है, गैमा रेज की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक्स रेज की एनर्जी जो है वो गैमा रेज के मुकाबले में कम होती है, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है बेटा, गैमा रेज की है। किसकी है, गैमा रेज की है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आई थिंक दिस इज़ फ्रॉम द एंटीना टॉपिक। देखिएगा, द वायर रिसीविंग द वेव इज़ नोन एज, वो वायर जो रिसीव कर रही है वेव को वो क्या कहलाएगी, थ्रो एंटीना। चले यहाँ पर बात ऐड कर लेते हैं, वो क्या कहलाएगी, शंट वायर कहलाएगी या रिसीविंग एंटीना कहलाएगी। ठीक है, या ट्रांसमिटिंग एंटीना कहलाएगी या मॉड्यूलेटर कहलाएगी। शंट वायर वगैरह कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं होती है। शंट इटसेल्फ कॉल्ड अ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 और ये 4। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस के 4 रिंग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट अ शंट वायर, दिस इज़ नॉट अ लो रेजिस्टेंस, दिस इज़ रिसीविंग। ठीक है, द वेव, वेव की जगह अगर सिग्नल आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो सिग्नल इज़ इन द फॉर्म ऑफ द वेव, बेटा ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, पहला जो है ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है रिसीविंग एंटीना, मे बी ये आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो यहाँ ट्रांसमिट करने की बात ही नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है किसकी, रिसीविंग एंटीना की, तो लिहाजा ये भी गलत हो गया। ठीक है, मॉड्यूलेटर, जो मॉड्यूलेट करे। ठीक है, मॉड्यूलेट करे मीन्स आपका लेट सपोज एक कोई भी चीज़ जो है एक हाईएस्ट प्लेस पे रखी हुई है और आप चाहते हैं कि आपका हाथ जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है और आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप क्या कर लें, अपनी अप्रोच कर लें। तो आप जो है क्या करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं तो फिर हम आपको मॉड्यूलेट कर देते।
ठीक है, मॉड्यूलेट कर देते हो, आपकी वहाँ अप्रोच हो जाती। ठीक है, अब कौन सी मॉड्यूलेशन करनी थी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो बहरहाल तो ये मॉड्यूलेटर भी नहीं है, बल्कि उसने क्लियर कर दिया है कि रिसीविंग द वेव। क्या कह दिया है बेटा, रिसीविंग द वेव। ठीक है, तो ये जहन में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, रिसीविंग एंटीना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कहता है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव इज कॉल्ड। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव को हम क्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने मॉड्यूलेशन में बेटा ये बात पढ़ाई थी, एक लो फ्रिक्वेंसी वेव होती है और एक हाई फ्रिक्वेंसी वेव होती है। ठीक है, तो बहरहाल गलती से आंसर पहले आपको नज़र आ रहा है तो आप पहले ही पढ़ रहे हैं। क्या मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है, ठीक है, या अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव होती है, या मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है। देखो आपके पास मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, आप पहले ये आसान ज़बान में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि लेट सपोज़ ये आपके पास लो सिग्नल वेव है और ये हाई सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी वेव है। एक जैसे रिंग होंगे, ये डिफरेंट रिंग नहीं होंगे। ठीक है, लेट सपोज़ ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, ये स्पीड ऑफ वी से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, लेट सपोज़ ये आप हैं, ठीक है, और लेट सपोज़ ये कार है। ठीक है, लेट सपोज़ ये आप हैं और लेट सपोज़ ये कार है। हमने ये कंडीशन लगाई है कि कार और आप दोनों जो है एट अ टाइम सेम प्लेस पे पहुंचना है। तो आप कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, अगर कार वाला जो है आपको लिफ्ट दे दे, ठीक है, तो आप इस पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज होने के बाद दोनों फिर एक पॉइंट पे सेम टाइम में रीच कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अमल कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है, जब इस लो सिग्नल को सुपर इम्पोज करवाया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पर, तो वो जो उस टाइम ये जो वेव होती है, ये जो कैरियर वेव होती है, ये कहलाती है मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव। ठीक है, अच्छा, अनमॉड्यूलेटेड इस सिग्नल को, अब ये कार वाला जो है आपको कहे कि उतर जाओ यहाँ से, चले जाओ, तुम्हारी मंजिल आ गई है, तो अब जो ये जो कैरियर वेव कहलाएगी या अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव कहलाएगी। ठीक है, ये तो उसकी बात कर ही नहीं रहा कि भाई मॉड्यूलेट होकर आई है या नहीं मॉड्यूलेट होकर आई है। ठीक है, ये बात बहुत सिंपल कर रहा है कि हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव क्या कहलाती है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव जो है, मैं आपको स्टार्ट करते ही बता चुका हूँ कि ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। यानी अब आपके पास जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, और मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, अब जो फाइनली सिग्नल हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड, ये जो सिग्नल हमें फाइनली कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज होने के बाद मिलता है दैट इज़ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये आंसर भी हमारा यहाँ पर सूट नहीं कर रहा, वो किसी एक्शन की बात नहीं कर रहा है, वो जस्ट आपसे इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहे हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव क्या कहलाती है, बहुत आसान ज़बान में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, रेडियो वेव्स है। ठीक है, रेडियो वेव्स क्या रखती है, ठीक है, क्या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल रखती है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रखती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल रखती है, या वेरीड फ्रिक्वेंसी सिग्नल रखती है। ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो लेट सपोज गैमा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, और यहाँ पर आ गया आपका विजिबल स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर आ गया आपका IR। अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर रहेंगे बेटा। ठीक है, और ये आ गया आपके पास रेडियो वेव। ठीक है, यहाँ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, और अगर यहाँ जा रहे हैं
तो वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो ये रेडियो वेव की जो है हमें फ्रिक्वेंसी कम मिल रही है। ठीक है, और क्या ज़्यादा मिल रही है, वेवलेंथ ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन फ्रिक्वेंसी कम है, फ्रिक्वेंसी कम है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो वेव जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी वेव नहीं होती, तो जब हाई नहीं होती तो वेरी हाई नहीं होगी, और वेरीड भी नहीं है। इधर बहुत क्लियर आंसर मौजूद है कि जनाब ये क्या होते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डस रेडिएट इन ए स्पेस व्हेन अ चार्ज इज। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएट होती हैं इन ए स्पेस में जब चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, या चार्ज जो है वो क्या करता है, एट रेस्ट। पहली बात आई है जो है वो रेस्ट में होगा। अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। प्रीवियस क्वेश्चन में हम पढ़कर आए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं और वो तो वेरिंग होती हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होंगी, तो मैं जैसा कि कह चुका हूँ वेरिंग होती हैं तो यूनिफॉर्म नहीं होती। जब वेरिंग होगी तो यूनिफॉर्म नहीं होगी, देन इट इज़ ऑल्सो बिकम रॉन्ग। ठीक है, फिर बात आ गई एक्सेलरेटिंग होती है। जब वेरिंग का वर्ड यूज़ किया है तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में इसका मतलब कि क्या है कि वो क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ऑफ कोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि आंसर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेटिंग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास क्या कहता है, इन स्पेस, इन फ्री स्पेस द रेडियो वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड। ठीक है, फ्री स्पेस में रेडियो वेव जो है वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, विद स्पीड। ठीक है, किस स्पीड के साथ, लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। क्या लेस देन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, क्या इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, क्या ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, या ऑल ऑफ देम। तो आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि आपके पास रेडियो वेव जो हैं वो मौजूद होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में होती हैं तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, तो इसका मतलब लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट नहीं हो सकती, द आंसर इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट कोई चीज़ नहीं हो सकती, तो जब एक आंसर गलत है तो ऑल ऑफ देम भी नहीं हो सकता, तो आंसर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपको कि रेडियो वेव एंड विजिबल लाइट इन वैक्यूम हैव। ठीक है, रेडियो वेव और विजिबल लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, वैक्यूम में, ठीक है, क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट वेलोसिटीज़। दोनों जो है वो सेम वेवलेंथ रखते हैं बट डिफरेंट वेलोसिटीज़। बात हो रही है कहाँ पर बेटा, वैक्यूम में, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियो वेव एंड विजिबल लाइट। ठीक है, रेडियो वेव, और अभी अभी आपको बता चुका हूँ मैं जनाब, विजिबल स्पेक्ट्रम और रेडियो वेव जो हैं वो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होते हैं, तो और मूव करते हैं किससे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, लेकिन पहले जो है रेडियो वेव आता है, ठीक है, फिर आईआर आता है, और आईआर के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विजिबल वेवलेंथ जो है वो हमारे पास ज़्यादा होती है रेडियो वेव की, और वेवलेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है,
किसकी? विजिबल स्पेक्ट्रम की। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की स्पीड तो सेम है लेकिन वेवलेंथ क्या है? डिफरेंट है। तो बेटा सेम वेवलेंथ बट डिफरेंट वेलोसिटी, तो ये गलत हो गया। सेम वेलोसिटी बट डिफरेंट वेवलेंथ, ये सही लग रहा है। डिफरेंट वेलोसिटी एंड डिफरेंट वेवलेंथ, तो डिफरेंट वेलोसिटी नहीं होती, डिफरेंट वेवलेंथ, ये आंसर सही है, ये पार्ट सही है। सेम वेलोसिटी एंड सेम वेवलेंथ, सेम वेलोसिटी आंसर सही है बट सेम वेवलेंथ इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या था? आंसर हमारा बी था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। इफ ई एंड बी बी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ई और बी, यानी ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, वी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इन पे वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने वेक्टर लगा दिया। आगे देखते हैं। इफ ई एंड बी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द प्रोपगेशन ऑफ वेव इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, लेकिन होती है वो, अब पूछना चाह रहे हैं रिलेशन ई और बी का रिलेशन क्या होगा। सिर्फ ई नहीं हो सकता, सिर्फ वी नहीं हो सकता, सी और डी में से कोई एक पॉसिबल आंसर है। तो बेटा ई इज़ परपेंडिकुलर टू बी एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ई, तो हमारे पास जो ये करेक्ट रिलेशन होता है बेटा वो होता है ई क्रॉस बी। क्या होता है? ई क्रॉस बी। माइट आपके सिलेबाई में ना दिया हुआ हो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ। दिस इज़ ई क्रॉस बी। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द लो फ्रिक्वेंसी इज ऑडियो सिग्नल होता है, याद रखिएगा। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो कैरियर वेव होती है हमारे पास। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल विद द हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन, प्रोपगेशन, पोलराइजेशन या मॉड्यूलेशन। क्या ट्रांसमिशन कहलाता है? यानी वेव का आगे बढ़ना। ज़रूरी नहीं है लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी होगा तो वेव आगे बढ़ेगी, इट मीन्स दिस इज़ नॉट ट्रांसमिशन। प्रोपगेशन, और ज़रूरी नहीं, प्रोपगेशन में ये ज़रूरी नहीं होता कि लो फ्रिक्वेंसी हो या हाई फ्रिक्वेंसी हो, सिर्फ एक वेव का होना भी काफ़ी होता है, और वेव के आगे बढ़ने को हम प्रोपगेट करते हैं, कहते हैं। ठीक है, पोलराइजेशन, लाइट का डिफरेंट पार्ट्स में जो है कन्वर्ट होना। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, या पोलराइजेशन एक फिनोमेनन होता है जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये हमारे पास एक्चुअली जो फिनोमेनन है कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रिक्वेंसी टू हाई फ्रिक्वेंसी, क्लियर डेफिनेशन है किसकी बेटा? मॉड्यूलेशन की। द मॉड्यूलेशन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है, जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, द लो फ्रिक्वेंसी वेव्स आर नोन एज। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी वेव्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो हमारे पास कहलाती हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, क्या कहलाती हैं? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, कैरियर वेव ये लो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैरियर वेव जो है वो क्या होती हैं? हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, लाइट वेव जो है वो वैसे ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है, ये भी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। मॉड्यूलेटेड वेव, जब ये दोनों कंबाइन हो जाएं और हमारे पास जो वेव मिलती है फाइनली, वो मॉड्यूलेटेड वेव कहलाती है। तो ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है आंसर, और ये भी नहीं है। द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इज़ द राइट आंसर। ओह सॉरी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज़ द राइट आंसर फॉर द लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। मॉड्यूलेशन कैन बी अचीव बाय। मॉड्यूलेशन किस तरह अचीव करते हैं? ठीक है, ए पार्ट क्या कहता है? चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जैसे हम पढ़ते हैं ए एम, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, जिसे कहते हैं हम एफ एम 100,
101, 98, 106.2, ये चैनल्स के नाम में पढ़ रहा हूँ, तो एक्चुअली ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के तवस्सुस से रखे गए हैं बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो हमारे पास मॉड्यूलेशन की दो टाइप होती हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आप जल्दबाजी में होते तो आप ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट कर देते, या ऑप्शन ए याद नहीं होता तो ऑप्शन बी लास्ट में करेक्ट करते आप। तो इसका मतलब ये था कि आप पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर आ रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी में ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो ये दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, और डी में कहता है कि बोथ ए एम एंड एफ एम आर एग्जिस्ट इन द सेम टाइम। कह रहा है कि एक ही वक्त में ए एम और एफ एम जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा एक वक्त में एक ही मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट करती है, या तो ए एम होगी या एफ एम होगी। एफ एम होगी तो ए एम नहीं होगी, ए एम होगी तो एफ एम नहीं होगी। ठीक है, तो एक वक्त में एक मॉड्यूलेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, दिस इज व्हाट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप की मॉड्यूलेशन थी और दोनों टाइप की मॉड्यूलेशन को हमने यहाँ पर देखा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछना चाह रहा है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अगर एम्पलीट्यूड जो है कैरियर वेव का या तो इंक्रीज़ किया जाए या डिक्रीज़ किया जाए, एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सुपर पासिंग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज़ और डिक्रीज़, या एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो या क्या हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड। तो इस टाइप की मॉड्यूलेशन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहेंगे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखते हैं कि ये एक्चुअली एक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। द आंसर इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आंसर जो है हमारे पास वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज इंक्रीज और डिक्रीज एज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज। अब वहाँ एम्पलीट्यूड की जगह बेटा फ्रिक्वेंसी आ गया है, तो मैंने दो टाइप बताई हैं आपको मॉड्यूलेशन की, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वैरी कर रहा है वो फ्रिक्वेंसी वैरी कर रही है, तो इसका मतलब कि वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं है बल्कि फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। जब आपके पास आंसर जो है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन आंसर है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी नहीं है, एनी ऑफ देम भी नहीं हो सकता, तो नन ऑफ देम भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच रेडियो वेव इज़ अफेक्टेड लेस बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो बेटा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए, यानी ये फिज़िक्स की जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कौन सा जो है रेडियो वेव जो है वो लेस अफेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से। तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से जो लेस अफेक्टेड होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं जनाब, वो होता है कौन? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कौन होता है बेटा? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, ये लेस अफेक्टेड बाय जनाब रेडियो वेव इज़ अफेक्टेड लेस बाय इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो लेस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है विच इज़ द फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसकी एक प्रॉपर रीज़न है जो लर्निंग में चैप्टर स्टडी करते हुए हमने लर्न की होगी। हल बोथ ऑफ देम नहीं हो सकता तो नन ऑफ देम भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन 20 पे जाते हैं कि विच ट्रांसमिशन मोड इज़ लेस एबल टू ट्रैवल अराउंड द ऑब्स्टिकल सच एज द हिल्स एंड द लार्ज बिल्डिंग। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि जनाब कौन सी ट्रांसमिशन जो है वो लेस एबल होती है। देखें ये लेस लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
ये एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है, ये हाईएस्ट पीक नज़र आ रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लूँ तो इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन जो है वो पहाड़ों तक पहुँच सकती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन में जो है एम्पलीट्यूड सेम होता है और फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम होगा सबका और फ्रिक्वेंसी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। जी बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेस एबल हैं ट्रैवल करने के लिए अराउंड द ऑब्स्टिकल हिल्स के और या लार्ज बिल्डिंग्स के, तो वो एम तो होती हैं, लेस एबल का है तो ये मोर एबल होती हैं एम। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, गौर से आपने पढ़ना है लेस का है या मोर का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन में आप मिस्टेक करके एम लगा सकते हैं आंसर राइट। तो फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन इज़ द राइट आंसर, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ देम। जब एक आंसर आ गया है तो फिर ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछ रहा है कि विद द रेज इन टेम्परेचर बढ़ाने पर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्या होती है। तो बेटा सेमीकंडक्टर की बात हमने पढ़ी थी डिटेल में। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं और रेजिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली इनकी प्रॉपर्टी जो है हमारे कंडक्टर से रिवर्ट होती है। ठीक है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रही होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ रही होती है और रेजिस्टेंस कम हो रही होती है। ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है, विद द रेज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, नो, रिमेन अनचेंज, नो, डिक्रीज, यस, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन डिक्रीज। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा गया है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी मेटल में शायद ही किसी मेटल में हो। चलें जनाब, तो आंसर क्या हो गया आपका, डिक्रीज़ हो गया। क्या हो गया बेटा, डिक्रीज़ हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कहता है कि जनाब बॉन्डिंग इन अ जर्मेनियम क्रिस्टल इज। ठीक है, अच्छा अब ये केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा कि आपके पास जो है जर्मेनियम क्रिस्टल में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, क्या मेटालिक होती है, आयोनिक होती है, कोवेलेंट होती है या वैन डर वाल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिलता है हमारे पास क्या, कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्योंकि ये जो है अपने नेबरिंग जर्मेनियम जो है फोर्थ ग्रुप में मौजूद होता है। ठीक है, और नेबरिंग एटम से जो है इलेक्ट्रॉन लेकर और उनके साथ शेयरिंग कर जो है फिर मज़ीद हमारे पास मटेरियल बना रहा होता है जो कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 23 पर। क्वेश्चन 23 क्या कहता है कि जनाब होल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको पता है जब थर्ड ग्रुप को डोप किया जाता है फोर्थ ग्रुप में तो 3 और 4 होते हैं हमारे पास 7, और एक जगह जो है वो क्या होती है, खाली, और इस खाली जगह को क्या कहते हैं, होल। ठीक है, अब 7 और 1 8 होते हैं, तो किसी भी लास्ट ऑर्बिट के एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो मिनिमम 8 होनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी होती है। तो 8 नहीं है बल्कि 7 हो रही है, 3 और 4 7 हो रही है। एक जगह खाली है, तो जगह खाली किसके लिए है, वैकेंट प्लेस है बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, होल। तो क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं जी, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात होती तो दिस मस्ट बी द एन टाइप मटेरियल। ठीक है, मिसिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस मटेरियल। मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, मिसिंग एटम, तो ये मिसिंग एटम नहीं है जनाब। ठीक है, फोटोन इज़ द एनर्जी पार्टिकल, ये भी नहीं है। ठीक है, तो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। दिस इज़ राइट आंसर।
क्वेश्चन 24 पे चलते हैं बेटा। 24 क्या कहता है? इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक कहते हैं बेटा प्योर को। किसे कहते हैं? प्योर को। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि जनाब ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लो ऑफ करंट के? ठीक है, ओनली होल्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्या होल्स सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के? बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरी करंट एंड देयर नंबर इज़ द सेम। ठीक है, क्या दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए? और दूसरी बात, उनके नंबर तादाद जो है दोनों की सेम होती है। लास्ट ऑप्शन है बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरी करंट बट इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लोज लग रहा है। ठीक है, क्लोज ऑप्शन लग रहे हैं। ए भी पॉसिबल हो जाता अगर सिर्फ हम कंडक्टर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ है हमारे पास सेमीकंडक्टर, तो लिहाजा सेमीकंडक्टर के लिए ए रॉन्ग हो गया। बी जो है होल्स हमने बात की पहले सेमीकंडक्टर में, तो अगर जहन में ख्याल आता सेमीकंडक्टर है तो होल्स की वजह से करंट फ्लो करता है, तो माइट भी आप इसे सही कर देते। लेकिन नहीं जी, होल्स बनते ही जब है जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है और वहाँ पर एम्प्टी प्लेस बनती है। एम्प्टी प्लेस को होल कहते हैं। ठीक है, तो ये अकेले पॉसिबल नहीं है। सी इज़ लुकिंग लाइक स्मार्ट रीज़न एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोथ होल्स और इलेक्ट्रॉन करंट कैरी करते हैं और इक्वल तादाद में होते हैं, तो डी इज़ रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं 25 पर। 25 पे क्या पूछना चाह रहा है? द इम्प्योरिटी एटम्स with which pure silicon should be doped to make a p-type semiconductor are those of। ठीक है, तो क्या होते हैं, क्या पूछना चाह रहा है? इधर जो हम पहले देखते हैं इसको MCQs में, वो क्या बनाना चाह रहा है? पी टाइप। पी टाइप का मतलब क्या है? जिसमें होल एक्सिस में हो, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो फोर्थ ग्रुप में आपके पास प्योर जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं, उसमें अब क्या डोप किया जाए, क्या मिलाया जाए? इसका मतलब थर्ड ग्रुप में लाया जाए। तो थर्ड ग्रुप में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ठीक है, ये देखना है। जनाब फास्फोरस नहीं जी, बोरॉन होता है थर्ड ग्रुप में, और एल्युमिनियम भी होता है थर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो आप बोरॉन अगर जहन में होता तो आप पहले इसी को लगाते, कहते जनाब यही सही है। तो एल्युमिनियम भी होता है, इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना लाजमी है। इसका मतलब बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब बी और सी की जगह हम डी सही लगाएंगे, क्योंकि दोनों उसमें एक साथ मौजूद है, बी एंड सी। ठीक है बेटा, तो बी एंड सी आर द ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हेन आर्सेनिक इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू द सिलिकॉन। सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप में होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी वगैरह जो है, आर्सेनिक बिस्मथ एंटीमनी आई थिंक ये फिफ्थ ग्रुप में होते हैं द रिजल्टिंग एटम। तो 4 और 5 9 होते हैं, हमें 8 चाहिए, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये मटेरियल कहलाते हैं एन टाइप। एन टाइप जनाब सेमीकंडक्टर कह लें इनको। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन ए दे रहा है इत्तेफाक से आपको, एन टाइप सेमीकंडक्टर माइट भी सही हो। एन टाइप कंडक्टर ये धोखा देने के लिए कहा है। कंडक्टर कंडक्टर होता है ना, पी टाइप होता है ना एन टाइप होता है। एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, ये जहन में रखिएगा। क्या पी टाइप कंडक्टर होता है? पी टाइप तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पी टाइप कंडक्टर भी नहीं होता, तो एन टाइप कंडक्टर भी नहीं होता। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने और धोखा देने के लिए क्लोज ऑप्शन दिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप कंडक्टर। ठीक है, तो लिहाजा हमारा आंसर 26 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट क्रिस्टल। ठीक है, कोवलेंट क्रिस्टल की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती? ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट शायद होती है, लैटेंट हीट ये भी हो, डायरेक्शनल बॉन्ड ये भी होती है। ठीक है, तो
कोवलेंट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या होते हैं, इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द कोवलेंट क्रिस्टल। तो कोवलेंट क्रिस्टल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो क्या हो, गुड कंडक्टर हो, क्या हो, गुड कंडक्टर हो, ठीक है बेटा। तो आंसर हमारा हो गया जनाब डी। 28 को देखते हैं जी। 28 में आपसे क्या पूछ रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट इज, ठीक है। इनमें से ये 4 आपको बॉन्ड दिए गए, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। कोवलेंट है, आयनिक है, कोवलेंट शेयरिंग होता है, आयनिक जो है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, इन अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट एग्जिस्ट इज, ठीक है। गुड कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का के लिए जो है वो कौन सी बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास क्या होनी चाहिए, मेटालिक होनी चाहिए। इनमें जो है मेटालिक में जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, अच्छा होगा जनाब। आगे देखते हैं 30, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, वो डिवाइस जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे वो क्या कहलाती है, ठीक है। धोखा देने के लिए लिखा हुआ है ऑसिलेटर, ठीक है। तो ऑसिलेटर नहीं होता। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर जो है लो सिग्नल को हाई सिग्नल एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है, तो ये भी नहीं है, ये तो AC करंट ही है। रेक्टिफायर, यस, ये ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट करंट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, अगर याद हो आपको, दिस इज रेक्टिफायर। फोटो कंडक्टर, तो ये फोटो कंडक्टर जो है फोटोन लेता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये भी नहीं हुआ ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हुआ, रेक्टिफायर। आगे चलते हैं जनाब 31 में क्या पूछना चाह रहा है कि व्हेन P टाइप मटेरियल ऑफ PN जंक्शन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड N टाइप कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। तो P को जनाब पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया और N को नेगेटिव टर्मिनल से, तो बेटा P पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी, ठीक है। और नेगेटिव और N टाइप ये भी रिपेल करेगा, ठीक है। तो कौन सी बाइसिंग होती है अगर आपको याद हो, तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में P को नेगेटिव एंड से और N को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। ज़ीरो बाइस्ड, ये कुछ भी नहीं होता, बाइस का मतलब ही होता है एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डायोड, ठीक है। नन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। तो रिवर्स बाइस भी गलत हो गया। आगे चलते हैं 32 में, when P type material of a PN junction is connected with the negative terminal N type positive terminal, ठीक है। तो ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स हो गया, रिवर्ट हो गया, तो फॉरवर्ड वाइस नहीं है बल्कि क्या है, रिवर्स वाइस है, ये भी नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं जनाब, ठीक है। 33 में क्या कहता है, अ PN जंक्शन कंडक्ट्स व्हेन इट इज़, PN जंक्शन जो है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब वो किस बाइसिंग में हो, फॉरवर्ड, रिवर्स, ज़ीरो, इनमें से कोई भी नहीं। तो जनाब फॉरवर्ड बाइसिंग में ये ऐसे कंडक्टर काम करता है, रिवर्स बाइसिंग में एज ए इंसुलेटर काम करता है, ठीक है। कंडक्टर नहीं होता, फिर रेजिस्ट करने लग जाता है जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या कहता है कि थिन लेयर ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल P टाइप और N टाइप, ठीक है। थिन लेयर जो है उसमें P टाइप भी हो सकती है या N टाइप भी हो सकती है, सैंडविच बिटवीन, यानी मिडिल लेयर होगी ये, N टाइप या P टाइप। टू थिकर लेयर ऑफ द अदर टाइप इस कॉल्ड, ये जनरल क्वेश्चन पूछा है कि जनाब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि अब आप देख लें, इनमें ये भी और ये भी थिकर लेयर है और ये आपके पास थिन लेयर है। थिन लेयर कह रहा है कि या तो P की हो सकती है या N की, अगर N की हुई तो यहाँ P होगा और अगर ये P की हुई तो यहाँ
N होगा। ठीक है, तो ये डिवाइस 3 टर्मिनल डिवाइस बन गई। जब 3 टर्मिनल डिवाइस बन गई तो इसे कहते क्या है? इसे डायोड 2 टर्मिनल डिवाइस होती है। रेक्टिफायर इज एप्लीकेशन ऑफ डायोड, तो ये कहलाती है ट्रांजिस्टर, नॉट अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या कहता है? अ सिंगल पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज है। ठीक है, जो सिंगल पीएन जंक्शन डायोड है वो किस तरह एक्ट करता है? रेक्टिफायर, यस रेक्टिफायर करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, यस ये भी सही है। फुल वेव रेक्टिफायर, नहीं जी ये सही नहीं है। अब 2 ऑप्शन आ गए आपके पास। ठीक है, डायोड एज ए रेक्टिफाइड तो होता है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और ज़रा ध्यान देते हैं। अगर आप जल्दी में होते हैं और सारे ऑप्शन ना पढ़ते तो ये क्वेश्चन आप गलत कर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो वर्ड है ये इम्पॉर्टेंट है, सिंगल। अब एक है, इसका मतलब 2 होंगे तो कुछ और होगा। ठीक है, जब एक है तो ज़ाहिरी बात है रेक्टिफायर है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। 2 होते तो ये फिर फुल वेव रेक्टिफायर हो जाता, या 4 होते तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर होता। एक है तो ये क्या है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं 36 पर। 36 में क्या कह रहा है? प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ग्रुप 5 इम्प्योरिटी। ठीक है, 5 वैलेंसी जो है उसकी 5 होगी। 5th ग्रुप में मौजूद है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी, और लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो 5th ग्रुप एलिमेंट की है बात कर रहा हूँ। सच एज आर्सेनिक, एंटीमनी इन अ जर्मीनियम और सिलिकॉन, जर्मीनियम और सिलिकॉन। ठीक है, दिस इज नॉट ऑफ जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल प्रोड्यूस एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन फॉर द कंडक्टर, हैंस इट इज़ नोन एज। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? ठीक है, एक्सेस, ये वर्ड ज़रा ध्यान में रखें। ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एटम जो है अपनी जान छुड़वाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा। अगर लेता तो एक्सेप्टर डोपिंग कहलाती, तो एक्सेस है तो ये नहीं हुआ आंसर। देगा तो ये क्या कहलाएगी? डोनर डोपिंग कहलाएगी। दिस इज़ राइट आंसर। फॉरवर्ड डोपिंग और रिवर्स डोपिंग कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया? ये डोनर डोपिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, अब देखते हैं। रिवर्ट क्वेश्चन है 36 का, तो देखिएगा। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी जो है वो गैलियम और इंडियम की हम दे रहे हैं। गैलियम और इंडियम जो है 3rd ग्रुप एलिमेंट होते हैं। 3rd ग्रुप में जो है लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 8 होने चाहिए, तो एटम चाहेगा 3 को दे दें, तो पॉजिटिव 3 वैलेंसी हो गई। जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में इनको ऐड किया जाता है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जब एग्जिस्ट करेगी तो इसे क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये क्या डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? तो कॉमन सेंस है, ये क्या कर रहा होगा? डोनेट कर रहा होगा, ओह सॉरी एक्सेप्ट कर रहा होगा। डोनेट नहीं कर सकता, तो डोनर डोपिंग नहीं हुई, रिवर्स डोपिंग कुछ नहीं होती, फॉरवर्ड डोपिंग भी कुछ नहीं होती। इसका मतलब कि आपके पास क्या बचा? एक्सेप्टर डोपिंग बचा। तो एक्सेप्टर डोपिंग इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं 38। फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर इट्स एमीटर बेस जंक्शन इज। ठीक है, किसी भी टाइप की वर्किंग में ट्रांजिस्टर का बिहेवियर हमेशा तकरीबन आप ये देखेंगे कि एमीटर बेस जंक्शन जो है हमेशा क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड बाइस होता है। ज़ीरो बाइस कुछ नहीं होता। रिवर्स बाइस जो है वो कलेक्टर बेस होता है, कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस होता है, और एमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। ये ध्यान में रखिएगा, तो बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक, 38 का आंसर क्या हुआ?
फॉरवर्ड वाइज हुआ। 39 फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए, ठीक है, इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन इज, ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड नहीं होता बल्कि रिवर्स होता है। जब रिवर्स होता है तो फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पूछना चाह रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या कहता है, पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज इंसुलेटर। पीएन जंक्शन डायोड जो है वर्क करता है किसके तौर पर, इंसुलेटर के तौर पर, इफ़ कनेक्टेड, अगर इससे कनेक्ट किया जाए, ठीक है, टू एसी सोर्स, एसी सोर्स से कनेक्ट करें तो ये रेक्टिफायर के तौर पर काम करता है, ठीक है, और इंसुलेटर के तौर पर काम नहीं करता। इन फॉरवर्ड वाइज, जब इंसुलेटर हो गया तो फॉरवर्ड वाइज नहीं होगा क्योंकि फॉरवर्ड वाइसिंग में एज ए कंडक्टर काम करेगा। रिवर्स वाइज, इसका मतलब कि रिवर्स वाइज इज़ 100% राइट और दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आइदर टू एसी सोर्स और इन रिवर्स वाइज, नहीं जी, आइदर नहीं हो सकता, ओनली इन रिवर्स वाइसिंग में इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। ठीक है, 41 में देखते हैं कि जनाब अ पीएन जंक्शन इज सेट टू बी रिवर्स बाइस व्हेन, पीएन जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस कहलाएगा कब, ए, नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस अप्लाई ना किया जाए। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट मेकिंग पी रीजन पॉजिटिव एंड एन रीजन नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए क्या करने के लिए, पी रीजन को पॉजिटिव और एन रीजन को नेगेटिव करने के लिए। तो बेटा ऑप्शन ए कहता है नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस, जब अप्लाई नहीं करेंगे इसके अक्रॉस तो बाइसिंग होगी नहीं, चाहे फॉरवर्ड हो चाहे रिवर्स हो। तो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ डायोड इसे हम बाइसिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो टोटल रॉन्ग हो गया। ठीक है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट मेकिंग पी रीजन पॉजिटिव एंड एन रीजन नेगेटिव। ठीक है, पी रीजन पॉजिटिव और एन रीजन नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, तो ये भी गलत हो गया। सी, अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस मेकिंग इट पी रीजन नेगेटिव, यानी पी को नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दो और एन को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगर ऐसी रीजनिंग होगी तो इसका मतलब कि ये किसके तौर पे काम कर रहा होगा, रिवर्स बाइस के तौर पर काम कर रहा होगा। ठीक है जी बेटा, हम ऑप्शन पढ़ रहे थे, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में हमने कहा कि जनाब पी रीजन जो है वो नेगेटिव एंड से और एन रीजन जो है वो पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो रिवर्स बाइसिंग की निशानी है। हर डी ऑप्शन भी पढ़ना फ़र्ज़ है। मैग्नेटाइज फील्ड इज अप्लाइड इन द रीजन ऑफ द जंक्शन। बेटा कभी भी सेमीकंडक्टर को मैग्नेटाइज फील्ड से कंडक्ट या जनाब इंसुलेट नहीं किया जाता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज़ रॉन्ग, तो बी इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ए जो है वो ऐसे ही रॉन्ग हो गया था। तो क्या बचा हमारे पास, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 में क्या कहता है, आई डायोड एज ए रेक्टिफायर कन्वर्ट्स। डायोड जो है रेक्टिफायर में क्या कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डीसी करंट या डीसी करंट इनटू एसी करंट, या कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा हुआ है वेरिंग डीसी इनटू कांस्टेंट डीसी, या हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज सिग्नल। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, रेक्टिफायर कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं बेटा। 43 में आपके पास 43 में आपसे क्या कहता है कि जंक्शन डायोड, कि हमारे पास जंक्शन डायोड है, ठीक है, कैन नॉट बी यूज एज ए एम्पलीफायर। डायोड को हम किसके तौर पे यूज़ कर सकते हैं जनाब, रेक्टिफायर के तौर पर, नेवर एम्पलीफायर। ठीक है, हाफ ए जंक्शन डायोड, एक जंक्शन डायोड है,
अब हमने सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा। कैन नॉट बी यूज एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये गलत हो गया जनाब। कैन बी यूज एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी गलत हो गया। कैन बी यूज एज ए रेक्टिफायर बिकॉज इट ऑफर्स relatively low resistance for forward bias and very high resistance for the reverse bias। ठीक है, तो दिस इज लुकिंग लाइक राइट आंसर कि जनाब अब आप देखें कितने क्लोज आंसर था, सी और डी जो था वो क्लोज आंसर था। ठीक है, और बी में आपको धोखा मिल रहा था, तो आपने बहुत देख कर ध्यान से जो है आंसर्स को रीड करना है बेटा, ऑप्शंस को। ठीक है, कैन वी यूज़ एज ए रेक्टिफायर, ये जनरल बात है, रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। ऑफर रिलेटिवली लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस जो है ऑफ़र करेगा फॉरवर्ड वाइसिंग के लिए, और हाई रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगा रिवर्स वाइसिंग के लिए। तो डी हमारा राइट ऑप्शन था। 44 पे चलते हैं बेटा। 44 में क्या करता है कि ट्रांजिस्टर इज़ मेड ऑफ, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो देखते हैं जनाब। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर का नेवर। डोप सेमीकंडक्टर का माइट बी पॉसिबल। आगे देखते हैं, मेटल पीस ऑफ सैंडविच बिटवीन द डोप सेमीकंडक्टर, तो मेटल पीस कभी भी नहीं होता, मेटल पीस कभी भी नहीं होता। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, किसका, डोप सेमीकंडक्टर्स का, प्लरल फॉर्म है। ठीक है, जहन में रखिएगा। दो सेमीकंडक्टर बैक टू बैक जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डिवाइस बनती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिस्टर। ठीक है, 45 देखते हैं बेटा। इन ट्रांजिस्टर द बेस इज, ठीक है, ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में बेस जो है वो क्या होती है, इंसुलेटर, नेवर। अगर इंसुलेटर होती तो कंडक्टर आपके पास कलेक्टर तक करंट नहीं जाता। ठीक है, कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस, कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस होती है। हाँ जी, माइट भी पॉसिबल, लो रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टर भी होता है। लेट्स सी आगे क्या ऑप्शन है। कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता तो अगेन एफिशिएंसी इसकी डिक्रीज होती। दिस इज़ नॉट राइट। एंड एक्ससेंट्रिक सेमीकंडक्टर, तो बेस जो है वो सिर्फ अलोन वो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होता, बल्कि इमिटर बेस या इमिटर बेस या कलेक्टर बेस, अलग-अलग अगर बात करूँ तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो बी और डी थोड़े से हमें कन्फ्यूजिंग आंसर लग रहे थे, बट द राइट आंसर इज़ हियर अ कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी लो रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, कंडक्टर भी होता है। आगे चलते हैं, तो पोटेंशियोमीटर मेजर पोटेंशियल मोर एक्यूरेटली, सॉरी ये हम पढ़ चुके थे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। ठीक है, क्या कहता है 47, व्हेन पी एन जंक्शन डायोड इज़ रिवर्स बाइस, जब पी एन जंक्शन डायोड जो है वो क्या होता है, रिवर्स बाइस होता है। द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज़ मेनली ड्यू टू, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो किस वजह से हो रहा होता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस या ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस, बोथ ड्रिफ्ट एंड या आइदर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। तो जनाब डिफ्यूजन जो है वो एक्चुअली गैसेस में या लिक्विड्स में बेटा एग्जिस्ट कर रही होती है। मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं विद द स्पीड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, अगर आपको याद हो, ड्रिफ्ट स्पीड से चार्जेस जो हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो सुटेबल और रीजनेबल आंसर है वो क्या है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की जानिब जाते हैं। द डिप्लेशन लेयर इन द पी एन जंक्शन रीजन इज़ कॉस्ड बाय, जो डिप्लेशन लेयर है पी एन जंक्शन में वो किस वजह से होती है। ठीक है, ए ड्रिफ्ट ऑफ होल्स की वजह से होती है। ठीक है, डिप्लेशन रीजन की बात कर रहे हैं, इन द पी एन जंक्शन रीजन इज़ कॉस्ड बाय, होल्स की ड्रिफ्ट की वजह से होती है, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस बैरियर से, डिप्लेशन लेयर से डिफ्यूज़ होते हुए यहाँ से घुस कर निकलते हैं। ठीक है, और होल्स जो हैं फिर वो अपनी जगह, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर जाता है तो होल्स अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो जनाब दिस इज़ द नॉट ड्रिफ्ट ऑफ ओनली होल्स, नॉट ओनली द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही सही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंगली प्रोसेस नहीं होता है ये, बल्कि डबल प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन
और होल्स जो हैं वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, डिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आइन, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। द आंसर इज डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज़ की बात हो रही है। तो डोनर इम्प्योरिटीज़ आर जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं डोनर इम्प्योरिटीज़। जर्मेनियम सिलिकॉन बेटा फोर्थ ग्रुप होता है, तो ये कभी भी डोनर नहीं होते। इंडियम गैलियम जो है ये थर्ड ग्रुप होता है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, एंटीमनी और आर्सेनिक, आर्सेनिक एंटीमनी वगैरह जो है ये फिफ्थ ग्रुप होता है। तो 5 और 4 9 होते हैं, तो ये जो है आपके पास क्या होती हैं, डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। डायमंड कार्बन ये भी फोर्थ ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपके पास फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, बट द सेमीकंडक्टर मटेरियल आर द जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 50 में क्या कहता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ आर। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, कौन से ग्रुप की एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती है? तो थर्ड ग्रुप की होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन अगेन फोर्थ ग्रुप, पिछले क्वेश्चन का रिवर्ट है ये। इंडियम गैलियम ये थर्ड ग्रुप होता है। थर्ड ग्रुप जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, एंटीमनी आर्सेनिक ये फिफ्थ ग्रुप होता है, डायमंड और ये फोर्थ ग्रुप होता है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बेटा थर्ड ग्रुप होती है। आगे देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द करंट गेन। बेटा करंट गेन, अब ये किस एम्पलीफायर के लिए बात कर रहे हैं, बहरहाल यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, जनरल बात की गई है। जब बेटा करंट गेन जो है वो रेशो होता है सेम करंट आपके पास कलेक्टर करंट या बेस करंट का, या आपके पास कलेक्टर करंट और एमिटर करंट का। ठीक है, तो बहरहाल ये जब रेशो होता है तो रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वोल्ट वोल्टेज की यूनिट होती है, एम्पेयर करंट की यूनिट होती है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। तो आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं, तो नो यूनिट हो गई आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 52 में ये आपके पास सेमीकंडक्टर के लिए जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। कहता है द पोटेंशियल बैरियर फॉर द जर्मेनियम एट द रूम टेम्परेचर इस। बैरियर पोटेंशियल जो है जर्मेनियम के लिए रूम टेम्परेचर पर 1 वोल्ट नहीं होता, 7 वोल्ट नहीं होता, 5 वोल्ट नहीं होता, ये आपके पास होता है कितना, 0.3 वोल्ट। ठीक है, जहन में रखिएगा। द बैरियर पोटेंशियल फॉर द सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वो 0.9 वोल्ट नहीं होता, 3 वोल्ट नहीं होता, 5 वोल्ट नहीं होता, तो कितना वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है बेटा। ये बेटा क्वेश्चन 54 में आपसे पूछता है फोटो डायोड इज़ यूज फॉर द। फोटो डायोड जो है वो किस लिए यूज़ होता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो प्लेट यूज़ होती है दैट इज़ द टाइप ऑफ द फोटो डायोड। बहरहाल हम देखते हैं क्या होता है ये। फोटो डायोड इज़ यूज फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ हीट, हीट को डिटेक्ट करने का काम आता है। डिटेक्शन ऑफ लाइट, लाइट को डिटेक्ट करने का काम आता है। डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट करने का काम आता है, या डिटेक्शन ऑफ रेडियो वेव, या रेडियो वेव को डिटेक्ट करने का काम आता है। तो आपको मैं इतनी बड़ी एग्जांपल बता चुका हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या आता है बेटा, इस्तेमाल होता है। हीट को डिटेक्ट नहीं करता, वो सेंसर्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेक्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो है बेटा एक्चुअली फिर सारी वेव आ जाती हैं, गैमा रेज भी आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आ जाती हैं। ठीक है, तो एक ख़ास लिमिट की जो है वेव के लिए ये काम कर रहा होता है फोटो डायोड, और स्पेशली फॉर द लाइट। ठीक है, और लाइट के लिए काम कर रहा होता है, और विजिबल लाइट रेडिएशन के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, तो द बेस्ट आंसर इज़ बी। द बेस्ट आंसर इसमें क्या है बेटा, बी है। आगे चलते हैं 55 पर। लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम एलईडी कहते हैं। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड इज़ मेड फ्रॉम, ठीक है, किसकी बनी हुई होती है, गैलियम आर्सेनिक फास्फेट। ये बेटा रीसेंट टेक्निक है गैलियम आर्सेनिक फास्फेट की। ठीक है, ये इसकी बनी हुई होती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ राइट आंसर। आप जल्दी में होंगे तो ये राइट आंसर है और बाकी से राइट लगा कर आएंगे, बट दिस इज़
नॉट स्टिल राइट, जब हम तमाम ऑप्शन पढ़ लेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे। गैलियम आर्सेनाइड, तो गैलियम आर्सेनाइड ये भी राइट ऑप्शन है, ठीक है, दिस इज़ ओल्ड टेक्निक। गैलियम फॉस्फेट ये भी राइट ऑप्शन है, दिस इज़ ओल्ड टेक्निक। तो भाई ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। तो आप जल्दबाजी में कोई भी एक लगा कर आ जाते तो गलत हो जाते, क्योंकि आंसर जो यहाँ पर मिल रहा है वो हमें डी मिल रहा है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, द करंट गेन बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। करंट गेन जो है बीटा हमें चाहिए जो एक्सप्रेशन से, तो वो क्या होगा, ठीक। देखते हैं बेटा, लास्ट लेक्चर में मैं आपको जनाब करंट गेन के लिए बहुत स्पेशली मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, ठीक है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिफरेंट एम्पलीफायर की बनाई थी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर की, ठीक है। तो कॉमन बेस में बेस कॉमन होती है, ठीक है, और कॉमन एमिटर में जो है एमिटर कॉमन होता है। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए बीटा यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, IC/IB। जो चीज़ कॉमन होगी वो नहीं लेते हैं, तो ई कॉमन है तो ई हमने नहीं लिया, IC/IB का रेशो आ गया हमारे पास, ठीक है। आउटपुट ओवर इनपुट, अगर मेरी वर्डिंग याद हो तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो 56 के लिए हम यूज़ करेंगे IC/IB का रिलेशन, ठीक है। 57 क्या कहता है, फॉर अ नॉर्मल बायस ट्रांजिस्टर द एमिटर करंट IE इज़ गिवन बाय द रिलेशन, ठीक है। तो IE बराबर होता है IC+IB के हमेशा। तो ये सारे गलत ऑप्शन हो गए आपके पास, ठीक है। तो ये फिक्स फॉर्मूला है आपके पास। ओके, 58 में देखें, 58 ये आपके पास क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिक फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय यूजिंग एक्सरे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बीम कॉन्स्टिट्यूट द साइंस ऑफ, ठीक है। तो ये जो आपके पास कहता है जनाब, ज्योमेट्रिक क्रिस्टलाइन के सॉलिड की जो स्टडी है एक्सरेज के ज़रिए, वो किस चीज़ में आती है, क्रिस्टोलॉजी, ये कुछ भी नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जो केमिस्ट्री में ऑब्टेन होता है क्रिस्टल्स बनाने का, ठीक है। क्रिस्टलोग्राफी, ग्राफी मीन्स स्टडी, ठीक है। हाँ, ये जो है एक राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है, एटॉमिक क्रिस्टल, दिस इज़ द टाइप ऑफ द क्रिस्टल, नॉट स्टडी। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, द क्रिस्टलोग्राफी। 59 में देखते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर फोटोडायोड, ठीक है। सेमीकंडक्टर फोटोडायोड जो है वो काम करता है किसके ऊपर, रिवर्स बाइस जंक्शन डायोड पर। किस पे काम करता है, रिवर्स बाइस जंक्शन डायोड पर। फॉरवर्ड बाइस पे काम नहीं करता, हाफ वेव पर काम नहीं करता, फुल वेव रेक्टिफायर पे काम नहीं करता, ट्रांजिस्टर नहीं होता। ये डायोड होता है, ये भी डायोड होता है, ये ट्रांजिस्टर होता है, और ये आपके पास फोटो डायोड इज़ ऑल्सो अ डायोड, ठीक है। तो यहाँ रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही, बल्कि आपके पास रिवर्स बाइस जंक्शन डायोड की बात कर रहे हैं, फोटो डायोड में, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोड्यूस होती है मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, yes, looking like right. Chargeless particle never, static charge never, heat never, none of these never. तो बेटा motion of electric and magnetic field mutually perpendicular to the direction of propagation of wave, इस तरह ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बेटा मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, क्वेश्चन 61 पे, ठीक है। क्वेश्चन 61 क्या कहता है, in NPN transistor the current IE that flows in the emitter circuit is। तो अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये पास पेपर का भी क्वेश्चन है। तो वो बराबर होता है IC+IB के। 62 पर चलते हैं, ठीक है। 62 में क्या है, इन फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड बाइस वोल्टेज इज अप्लाइड इन डैश बाइस फॉर्म, ठीक है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या कन्वर्स। तो अभी अभी हम पढ़कर आए, थोड़ा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, दिस इज़ रिवर्स फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो 63 देखते हैं, डोपिंग,
is the addition of the impurity in a pure semiconductor material. Identify the process of doping. ठीक है, तो डोपिंग जो है वो एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी होती है प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और फिर ये क्या आइडेंटिफाई करती है? ऑप्शन आपके पास 1, 2 या 3। क्या वो डोनर डोपिंग होती है, एक्सेप्टर डोपिंग होती है, या शेयर डोपिंग होती है? तो शेयर डोपिंग कुछ भी नहीं होती है हमारे पास, ठीक है, या तो डोनर होती है या फिर एक्सेप्टर होती है। तो 1 यस होती है, 2 यस होती है, जब ये दोनों होती हैं, और 3rd नहीं होती। जब ये दोनों होती हैं तो फिर आंसर क्या हो गया? 1 and 2 ओनली हो गया। 1, 2, 3 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 पे क्या कहता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन आर पॉसिबल। ठीक है, कितनी टाइप की मॉड्यूलेशन जो है वो पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये ज़रा देख लेते हैं 1, 2, 3 या 4। तो रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज़ बिटवीन, तो बेटा रफली जो है हम पढ़ते हैं 340 नैनोमीटर से लेकर ये 740 नैनोमीटर तक की रेंज होती है, या 400 नैनोमीटर से लेकर 740 नैनोमीटर तक की रेंज होती है। तो पावर 2 ट्रांसफ़र करें आगे तो पावर 9 हो जाएगी, ये पावर 9 हो जाएगी। अगर पावर 2 ट्रांसफ़र करें तो पावर 10 हो जाएगी, पावर 10 ये गलत हो जाएगा। 2 आगे ट्रांसफ़र करें तो ये 7, 8 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे पास टेक्निकली ये आंसर बच रहे हैं। तो आप वैल्यूज़ ज़रा ध्यान में रखिएगा। EM स्पेक्ट्रम में मैं आपको बात बता चुका हूँ बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ द गिवन ऑफ लाइट बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड। ठीक है, जनाब लाइट का निकलना जब इलेक्ट्रिकल सोर्स को हम अप्लाई करें तो क्या रेक्टिफायर कहलाता है? नहीं जी, डायोड नहीं है। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस, तो हाँ ये कह सकते हैं, हो सकता है। मॉड्यूलेशन नहीं हो सकती, डीमॉड्यूलेशन नहीं हो सकती, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर में हो सकता है, होता है बेटा। तो बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है, 67 पे चलते हैं बेटा। क्या कहता है? मैन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया जाता है टू द जंक्शन, जंक्शन में इज़ इन सच अ डायरेक्शन दैट इज़ कैंसिल द पोटेंशियल बैरियर, यानी पोटेंशियल बैरियर को कैंसिल करती है, कम करती है। थस परमिटिंग द करंट फ्लो इज़ नोन एज। ठीक है, और करंट को परमिट करती है फ्लो करने के लिए, वो क्या कहलाता है? जब करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर एज ए कंडक्टर काम करता है, सेमीकंडक्टर, और वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। रिवर्स बाइसिंग में इंसुलेट करता है, इंटरमीडिएट बाइसिंग कुछ भी नहीं होती, सिंपल बाइसिंग कुछ भी नहीं होती, कलेक्टिव बाइसिंग कुछ भी नहीं होती। ठीक है, ओके। 68 देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट। वेव हमेशा जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? मैटर नेवर, वेवलेंथ नेवर, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं। ये सिंपल वेव की डेफिनेशन है, चार्ज नेवर। ठीक है, 69 देखते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज, ट्रांजिस्टर को हम यूज़ कर सकते हैं ऑसिलेटर। एक ख़ास आपके पास जो है ट्रांजिस्टर के साथ जो है LC सर्किट या RLC सर्किट का यूज़ भी करते हैं। L मीन इंडक्टर, C मीन कैपेसिटर। इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करें तो ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर होता है। ठीक है, तो वीक ऑप्शन है ऑसिलेटर। स्विच यस, रेक्टिफायर यस। तो सॉरी, दिस इज ओके, रेक्टिफायर आ गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ एम्पलीफायर लिखना था। अगर एम्पलीफायर होता तो ये ऑसिलेटर, स्विच और एम्पलीफायर, तो ये फिर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगर इसी कंडीशन में क्वेश्चन आ गया है तो देन एज ए स्विच जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है बेटा। ठीक है, तो बहरहाल मुझे क्वेश्चन याद आ गया, मुझे एम्पलीफायर लिखना था, मुझे ऑल ऑफ अबव जो है आपको यहाँ पर बताने थे। बहरहाल यहाँ पर सेंस समझ लें, ऑसिलेटर जब बनता है ट्रांजिस्टर, जब इसके साथ LC सर्किट या RLC सर्किट लगाते हैं तब ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर के तौर पे काम करता है। ठीक है, ऑसिलेटर सिग्नल जनरेटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच डायरेक्टली काम करता है, यस।
ठीक है, और एज एम्पलीफायर डायरेक्टली काम करता है। यस, रेक्टिफाइड डायोड होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। अगरचे ये क्वेश्चन इसी तरह आ गया है, मेरी थिंकिंग थी कि मुझे एम्पलीफायर देकर ऑल ऑफ दीज आपको तीनों ऑप्शन बताने हैं। बहरहाल यहाँ दो क्वेश्चन आपके पास इस सेंस में बन गए। अगर रेक्टिफायर होता, ऑल होता, स्विच होता, ऑसिलेटर होता, तो सारी बात है ऑल हो नहीं सकता। इसका मतलब एक ऑप्शन आपको लगाना था, द बेस्ट ऑप्शन इज स्विच। ठीक है, और अगर ऑसिलेटर होता, स्विच होता और एम्पलीफायर होता तो फिर आप ऑल लगाते। ठीक है, अगर ऑल आ, क्योंकि दो आंसर जब भी आ जाए तो ऑल हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांजिस्टर स्टैंड्स फॉर, ट्रांजिस्टर के मीनिंग क्या होते हैं? टू ट्रांसफ़र करंट, समहाउ कह सकते हैं, बट नॉट राइट। ट्रांसफ़र रजिस्टर जो ओरिजिनल मीनिंग थे वो क्या थे? ट्रांसफ़र एंड रजिस्टर के थे। जनाब ट्रांजिस्टर के मीनिंग ट्रांसफ़र वोल्टेज एंड ट्रांसफ़र सिग्नल। तो बेटा ये भी स्टार्टिंग जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, और ये मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं, और ये तमाम क्वेश्चन करके आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं होपफुली इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप बेस्ट एंड बेस्ट कर आएंगे, उम्मीद करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और बुक की वर्कशीट मेहरबानी करके कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मेहरबानी करके लाजमी कर लीजिएगा बुक की वर्कशीट, और उम्मीद करूँगा आप सॉल्व करेंगे और आप खुशी से तमाम क्वेश्चन को इजीली ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। चैप्टर 18 के साथ अब हम मिलेंगे। ठीक है, द एटॉमिक स्पेक्ट्रम